बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसकी रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ दिस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज रेगुलेटेड। इलेक्ट्रोलाइट्स दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल्स। इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? चार्ज मिनरल्स होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब इनको डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में तो उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स रेडिली डिसोसिएट इन सोल्यूशन एंड एग्जिस्ट एज आयंस, ठीक है ना, दैट इज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज एक्सप्रेस्ड एज मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ये यूनिट है इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को क्या है? मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर या मिली मोल पर लीटर। जो हम रूटीन में ऑर्डिनरी लाइफ में ब्लड में प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ की यूनिट हम या मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या मिली मोल पर लीटर का यूज़ करते हैं। अब अगर मिली इक्विवेलेंट और मिली मोल वैसे बेसिकली एक ही चीज़ है। मिली इक्विवेलेंट की को कैलकुलेट हम किस तरह करते हैं? उसके लिए हम पहले इक्विवेलेंट वेट मालूम करते हैं उस मिनरल का या सब्सटेंस का, और इक्विवेलेंट वेट को फिर मिली इक्विवेलेंट वेट में कन्वर्ट करना वो क्या है? इजी है। तो इक्विवेलेंट वेट अब क्या है? इक्विवेलेंट वेट दिस इज द मास विच विल कंबाइन विद ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस, which will combine or displace a fixed quantity of another substance। तो इसको हम क्या कहते हैं? equivalent weight कहते हैं। और ये मास होता है, ये दिस इज़ वेट इन ग्राम। ए ग्राम इक्विवेलेंट वेट, चूँकि ये हम ग्राम्स में लेते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ए ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड इज डिफाइंड एज इट्स वेट इन ग्राम्स दैट कैन कंबाइन और डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन यहाँ तो एक जनरली इसकी बात की गई है, जिस तरह मैंने बता दिया कि ये क्या है, दिस इज़ द वेट इन ग्राम विच विल कंबाइन विद ए फिक्स्ड वेट ऑफ अनदर सब्सटेंस। तो अनदर सब्सटेंस में अगर हम हाइड्रोजन ले लें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है? 1 है। तो हम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वह हम 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज़ इक्विवेलेंट टू 1000 मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक है ना। जब हम एक दफ़ा इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेते हैं तो मिली इक्विवेलेंट तो उसको कैलकुलेट करना इजी है, उसको जस्ट हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट यहाँ पे इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली ये इक्वल होगा मिलीग्राम पर लीटर इनटू वैलेंसी ऑफ दैट आयन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये एक फार्मूला है मिली इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो मिली इक्विवेलेंट की जगह आप मिली मोल पर लीटर वाला यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं। Electrolyte composition of the body fluids. Electrolytes are well distributed in the body fluids to maintain the osmotic equilibrium and water balance. Osmotic pressure जिस तरह है या osmotic balance जिस तरह है, या ये सिंपली ये सारी चीज़ें osmosis से है, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट में, जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अगेन आप लोगों को पता है कि उसमें प्लाज्मा आ जाता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाता है, ठीक है। और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर का जो फ्लूइड है, इसके इन कंपार्टमेंट्स के अक्रॉस इलेक्ट्रोलाइट्स का ये जो कंपोजिशन है ये क्या, ये बैलेंस होता है। और इसमें अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आ जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है, तो वो क्या कर जाता है, वो डिजीज़ कंडीशन में रिजल्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। वो या तो फिर ओवर हाइड्रेशन काज करता है या फिर डिहाइड्रेशन काज करता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारी ब्लड प्रेशर की कंडीशंस उससे रिलेट कर जाते हैं। द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस इन ईच बॉडी कंपार्टमेंट इज इक्वल टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो
तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन कंपार्टमेंट के अक्रॉस इलेक्ट्रिकली क्या हो, दे आर न्यूट्रल हो, ठीक है ना। अगर तो थोड़ी सी भी इम्बैलेंस आ जाता है तो इसकी कंडीशन हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ये टेबल है, दिस शोज़ द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स एज मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और मिली मोल पर लीटर। यहाँ पे आप लोग अगर देख लो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स है, केट्स आयन और एन आयंस, ठीक है ना। तो मेजर जो केट आयन है फ्लूइड का, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, वो क्या है, वो सोडियम है, ठीक है ना। और इसी तरह मेजर केट आयंस इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स का वो क्या है, वो पोटाशियम है। सिमिलरली अगर हम एन आयंस की बात करें तो मेजर एन आयंस हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है, क्लोराइड है, जबकि मेजर एन आयंस इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारे क्या है, फॉस्फेट है और बाइकार्बोनेट है, फॉस्फेट्स है एन आयंस में। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लो केट आयंस और एन आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के, ये क्या है, ये इक्वल है, इनकी कंसंट्रेशन इक्वल है, फॉर एग्जांपल 155 मिलीमोल पर लीटर। और इसी तरह इंट्रासेलुलर फ्लूइड में अगर हम केट्स आयन और एन आयंस की कंसंट्रेशन को देख लें तो ये क्या है, अगेन ये इक्वल है, ये बैलेंस है, इसमें इम्बैलेंस नहीं आना चाहिए। इम्बैलेंस अगर आ जाता है तो क्या, वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन, अब कंपोजिशन, टिपिकल कंपोजिशन क्या है, टिपिकल कंपोजिशन आप लोगों ने देख लिया। देयर इज ए मार्क डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ केट आयंस एंड एन आयंस बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। ये मार्क डिफरेंस क्या है, ये मैंने बता दिया कि फॉर एग्जांपल सोडियम इज़ द प्रिंसिपल एक्स्ट्रा सेलुलर केट आयन वाइल पोटाशियम इज़ द प्रिंसिपल इंट्रासेलुलर केट आयन। ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फॉल करता है, केट आयन पॉजिटिवली, चूँकि इसके ऊपर चार्ज है, तो ये क्या, ये एक्स्ट्रा सेलुलर ECF में ये पाया जाता है, ठीक है ना। और पोटाशियम नॉर्मल कंडीशन में वो ICF में पाया जाता है, ठीक है ना। This difference in the concentration is essential for the cell survival which is maintained by sodium potassium pump. सोडियम पोटाशियम पंप को आप लोग अगर रिकॉल कर लो तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट में हम लोग इसको चीज़ को देख चुके हैं। ये क्या है, एक्टिवली ये एक एक्टिव पंप है, एनर्जी, सेल एनर्जी कंज्यूम करती है इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, सोडियम की कंसंट्रेशन को सेल के बाहर और पोटाशियम की कंसंट्रेशन को सेल के अंदर। तो ये मेंटेनेंस, इसके लिए कौन सा पंप है, सोडियम पोटाशियम पंप, वहाँ पे क्या था, एक्टिव होता है, जो कि इसको मेंटेन करता है। एज रिगार्ड्स एन आयंस, chloride and bicarbonate predominantly occur in the extracellular fluids, while phosphate, proteins and organic acids are found in the extracellular fluid. तो ये मेजर इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन है हमारे बॉडी फ्लूइड्स का, बॉडी कंपार्टमेंट्स का, जिसमें ECF है और ICF है। उसमें मेजर केट आयंस, फॉर एग्जांपल ECF में क्या क्या है, और मेजर एन आयंस ECF में क्या क्या है। इसी तरह मेजर केट आयंस ICF में क्या क्या है, और मेजर एन आयंस ICF में क्या क्या है। ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोलिलिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। अब हमें ये पता चल चुका है कि ये हमारे बॉडी कंपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं और ये एक इक्वल कंसंट्रेशन, ये एक बैलेंस कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। अब उस कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए या उन इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास दो टर्म्स है, एक को हम ऑस्मोलैरिटी कहते हैं या फिर ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फ्लूइड्स, ठीक है ना। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को अब हम मेजर कैसे करेंगे, और उनके लिए हम टर्मिनोलॉजी कौन सा यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोलिलिटी। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा और यूरिन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways. Osmolarity, this is the number of moles or millimoles per liter of solution, and then osmolality, which is the number of moles or millimoles per kg of the solvent. Just remember, जिस तरह हम molarity को define करते हैं और versus molality को define करते हैं, क्या, molarity versus molality, इसी तरह सेम concept यहाँ पे भी है कि मसलन molarity हम कहते हैं कि this is number of moles per liter of solution, ठीक है ना। तो इसी तरह ऑस्मोलैरिटी भी है कि दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है ना। जबकि मोलैलिटी को हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, ऑस्मोलैलिटी भी है, which is the number of moles or millimoles per kg of the solvent. If the solvent is pure water, there is almost no difference between osmolarity and osmolarity. However, for biological fluids, the osmolarity is more commonly used, which is about 6% greater than osmolarity. रूटीन में हम बॉडी फ्लूइड्स की, जिस तरह प्लाज्मा है, जिस तरह यूरिन है, जिस तरह ब्लड है, तो इनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मैयर करने के लिए हम ऑस्मोलैरिटी यूज़ करते हैं रूटीन में, ठीक है ना। और इसको क्लिनिकली मैयर किया जाता है और उसकी बेस पे हम एक पेशेंट के बारे में डिसाइड करते हैं कि आया ये पेशेंट अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में है या इम्बैलेंस में है। Osmolality of the plasma. Osmolality is a measure of the solute particles present in the fluid medium. ठीक है ना। तो सल्यूट पार्टिकल क्या, वो सल्यूट पार्टिकल ये सारे हो सकते हैं जिसमें आपने देखा सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, ये सारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे सल्यूट पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट इन द फ्लूइड मीडियम। तो फ्लूइड मीडियम हमारे पास, अगर हम बॉडी की, अपनी बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हम यूरिन में इसको मेजर करते हैं, हम प्लाज्मा में इसको मेजर करते हैं, ठीक है ना। The osmolality of the plasma is in the range of 285 to 295 milliosmoles per kg. ये नॉर्मल रेंज है। हमारी ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी क्या है, 285 टू 295 मिलीऑस्मोल पर केजी, ये नॉर्मल रेंज है। अब इससे अगर इस रेंज में अगर ये चीज़ नहीं है, ऑस्मोलैरिटी नहीं है, तो अगेन वो क्या है, एक डिसऑर्डर की कंडीशन है। फिर sodium and its associated anions make the largest contribution to the plasma osmolarity. Sodium contributes to 90% of the plasma osmolarity, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि लार्जेस्ट जो कैट आयंस है इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, वो क्या है, ये सोडियम है। ऑस्मोलैरिटी इज जनरली मेजर बाय ऑस्मोमीटर। अब ऑस्मोलैरिटी हम किससे मेजर करते हैं, ऑस्मोमीटर, ये इक्विपमेंट है, ठीक है ना। ऑस्मोमीटर से भी मेजर करते हैं, जो कि ऑस्मोलैरिटी, इसमें हम यूरिन डाल के इसको मेजर करते हैं, या फिर प्लाज्मा डाल के, या फिर नॉर्मली रूटीन में आजकल जो हम लोग करते रहते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक ABGs इंस्ट्रूमेंट होता है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस के लिए हमारे पास क्या, एक एनालाइज़र होता है। तो उस एनालाइज़र में ऑटोमेटिकली वो आर्टीरियल ब्लड गैसेस को भी मेजर करते हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, पीएच है, बाइकार्बोनेट है, इन HB है, इन कंसंट्रेशन के मेजर करने के साथ साथ वो ऑस्मोलैरिटी को भी हमें मेजर करके दे देती है वो मशीन। तो उससे भी करते हैं। और इसके लिए हम यूजुअली ABGs की केस में हम क्या, आर्टीरियल ब्लड सैंपल लेते हैं। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कैन बी computed from the concentrations of sodium, potassium, urea and glucose as follows. ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि अगर हमारे पास ऑस्मोमीटर फॉर एग्जांपल नहीं है, या हमारे पास ABGs एनालाइज़र अगर नहीं है, तो हम कैलकुलेशन से भी इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें सोडियम, पोटाशियम, यूरिया और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन का पता हो। ये अगर हमें नॉन है, तो इस फार्मूला से हम प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, ठीक है ना। ये फैक्टर्स है कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो हम कह रहे हैं कि 290 या 300 मिली ऑस्मोल पर केजी हमारे प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है, वो किन किन कंपोनेंट्स की वजह से है। तो इसमें देखें ना, सोडियम सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, इट कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट, और उसके साथ एसोसिएटेड जो एन आयंस है, अब सोडियम के साथ एसोसिएटेड एन आयंस क्या होंगे, क्लोराइड होंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा पोटाशियम है, ठीक है ना, एसोसिएटेड एन आयंस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, यूरिया, ग्लूकोज, तो ये सारे मिलके दे कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। तो अब इन सारे कंपोनेंट में से अगर किसी की भी लेवल में
अप या डाउन आता है, सोडियम कम होता है, ज़्यादा होता है, पोटाशियम कम ज़्यादा, कैल्शियम। तो ये डायरेक्टली प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। Osmolality of the ECF and ICF. Movement of water across the biological membrane is dependent on the osmotic pressure differences between ICF and ECF. ठीक है ना। अब इन कंपार्टमेंट्स में ज़ाहिरी बात है वाटर का एक्सचेंज होता है, फ्लूइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। तो फ्लूइड का एक्सचेंज क्या वो डिपेंड करता है between the osmotic pressure between these two compartments. In a healthy state, the osmotic pressure of ECF, mainly due to sodium ions, is equal to the osmotic pressure of ICF, which is predominantly due to potassium. नॉर्मल कंडीशन में आप लोगों को अगर याद हो या आप लोग रिकॉल कर लो, हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन की अगर आपको याद है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन या फिर हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये वही वाला कंसेप्ट है। सेम सेल्स को अगर हम आइसोटोनिक कंडीशन प्रोवाइड करें तो फ्लूइड न सेल के अंदर जाता है न बाहर जाता है, ठीक है ना। इसी तरह सेल्स को अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सस्पेंड रखें तो क्या करेगा कि सेल के साइटोप्लाज्म से फ्लूइड बाहर आएगा, मतलब आईसीएफ से फ्लूइड ईसीएफ में आएगा। इसी तरह सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख लें तो क्या करेगा कि इसका अपोजिट होगा, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या दोनों बैलेंस होते हैं। एज सच देयर इज़ नो नेट पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन और आउट ऑफ द सेल ड्यू टू दिस ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो ये ऑस्मोलैरिटी है। Regulation or control of electrolyte balance. Electrolyte and water balance are regulated together, and the kidneys play a predominant role in this regard. The regulation is mostly achieved through the hormones aldosterone, ADH and renin-angiotensin system. ये RAS सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। RAS इसको हम RAAS कहते हैं, RAS सिस्टम, जिसमें रेनिन है, अल्डोस्टेरोन है और एडीएच है। एडीएच की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दिस इज़ एंटी डायोरेटिक हार्मोन जो कि डायोरेसिस को प्रिवेंट करता है, सोडियम की रिटेंशन काज करता है और उसके साथ एसोसिएटेड वाटर का। अल्डोस्टेरोन ये एक क्या है, मिनरेलोकार्टिकाइड है। दो मेजर ग्रुप्स है इन कार्टिकाइड्स का, एक को हम ग्लूकोकार्टिकाइड्स कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, मिनरेलोकार्टिकाइड्स कहते हैं। ग्लूकोकार्टिकाइड्स जिस तरह इसका नाम है कि ये कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज की रिलीज़ को क्या करता है, काज करता है। ग्लूकोकार्टिकाइड्स ड्यूरिंग स्ट्रेस, जिस तरह कार्टिसोल है या हाइड्रोकार्टिसोल है या इस तरह के हार्मोन्स है, तो ये स्ट्रेस के दौरान, फाइट के दौरान, फ्लाइट के दौरान ग्लूकोज के स्टोर से ग्लूकोज को रिलीज़ करवाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ग्लूकोकार्टिकाइड्स। उसके मुकाबले में मिनरेलोकार्टिकाइड जिस तरह इसका नाम है, इट रेगुलेट्स मिनरल metabolism and this is acting mostly in kidneys, colon and salivary glands। ये मिनरेलोकार्टिकाइड और मेजर मिनरेलोकार्टिकाइड क्या है, वो ये अल्डोस्टेरोन है, ठीक है ना। कहाँ पे ये एक्ट मेजरली, दिस इज एक्टिंग इन किडनीज, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड देन कोलॉन, वहाँ पे ये रिलीज़ होता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है इन हार्मोन्स का जो कि इन इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस को मेंटेन करता है। किस तरह करता है, अल्डोस्टेरोन ये एक मिनरेलोकार्टिकाइड है। दिस इज ए मिनरेलोकार्टिकाइड प्रोड्यूस बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स को प्रोड्यूस करता है और ये एक्ट करता है किडनी के अलावा, ये कोलॉन में भी एक्ट करता है और ये सलेवरी ग्लैंड्स में भी एक्ट करता है। अल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस sodium reabsorption by the renal tubules at the expense of potassium and hydrogen ions। इसका क्या मतलब है कि they direct cells, these aldosterone or these mineralocorticoids, they direct cells to retain sodium and secrete potassium and hydrogen in the urine, ठीक है ना। यहाँ पे जिस तरह बताया गया है, अल्डोस्टेरोन इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। सोडियम रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि ये सोडियम रिटेंशन काज कर देता है, ठीक है ना। सेल्स को ये इंस्ट्रक्शन दे देता है कि वो सोडियम को क्या करे, रिटेन कर ले, ठीक है ना। और पोटाशियम और हाइड्रोजन आयन को क्या करे, उसको सिक्रीट कर ले।
उसको सिक्रीट कर दे यूरिन में। तो इसी तरह सोडियम जब रिटेन होगा तो क्या होगा, उसके साथ एसोसिएटेड वाटर भी रिटेन होगा, ठीक है ना। तो एज ए रिज़ल्ट बॉडी से जो फ्लूइड का लॉस है, फ्लूइड लॉस के रिज़ल्ट में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर कोई एक्सपेक्टेड है तो क्या प्रिवेंट हो जाता है। द नेट इफेक्ट इज़ द रिटेंशन ऑफ सोडियम इन द बॉडी, ठीक है ना। तो जब सोडियम बॉडी में रिटेन करेगा तो उसके साथ एसोसिएटेड वाटर एसोसिएटेड फ्लूइड रिटेन करेगा, और जब फ्लूइड रिटेन करेगा तो बॉडी जो है ना हाइपोवॉल्यूमिया में नहीं जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है ना लो नहीं होगा, वो रिटेन होगा। इस रास सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ADH. An increase in the plasma osmolarity, mostly due to sodium, stimulates hypothalamus to release ADH. अब अगर प्लाज्मा ओवरलोड है, ठीक है ना, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी अगर इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, तो क्या वो ADH को क्या करेगा, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी की इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि वाटर लॉस, बॉडी से अगर वाटर लॉस हो रहा है, किसी भी रीज़न की वजह से लॉस हो रहा है, ठीक है ना, एक्सेसिव यूरिनेशन की वजह से, पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, बहरहाल क्या फ्लूइड डिप्लीशन हो रहा है बॉडी से, तो क्या करेगा, ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जब इंक्रीज़ होगी तो उसके रिस्पॉन्स में क्या ADH रिलीज़ होगा। ADH इफेक्टिवली इंक्रीजेज वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय रीनल ट्यूब्यूल। तो वाटर की क्या एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना। तो ये मिनरेलोकार्टिकाइड, द रिलीज ऑफ दीज मिनरेलोकार्टिकाइड यूजुअली इज कंट्रोल बाय ब्लड प्रेशर BP सेंसर्स इन द किडनीज। हमारी किडनीज में क्या BP सेंसर्स लगे होते हैं, ब्लड प्रेशर सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है ना। तो वो सेंसर वो क्या वो सेंस करते हैं इस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को, इस चीज़ को सेंस करते हैं। थोड़ा सा फ्लूइड वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो सेंस कर जाता है, थोड़ा सा फ्लूइड वॉल्यूम अगर कम हो जाता है तो क्या वो सेंस कर जाता है, ठीक है ना। तो BP सेंसर्स कहाँ पे, किडनीज के ऊपर लगे होते हैं, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एक एपराटस है, इसको हम कलेक्टिवली जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपराटस कहते हैं, नेफ्रॉन के साथ ये लोकेट होता है। तो ये एक क्या ये सेंसर्स होते हैं, तो ये सेंसर्स क्या ये सेंस करते हैं और ये इन मिनरेलोकार्टिकाइड्स की रिलीज़ को क्या कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट रास सिस्टम का ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है। द सिक्रीशन ऑफ अल्डोस्टेरोन इज कंट्रोल्ड बाय द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये एक तरह का एक क्या है BP सेंसर है, ब्लड प्रेशर का सेंसर है, जो कि हमारी किडनीज के ऊपर इस जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपराटस में ये लगा होता है। डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, फॉर एग्जांपल अब ब्लड प्रेशर में डिक्रीज क्यों आएगा, ड्यू टू फॉल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। क्यों कम होगा, फॉर एग्जांपल एक्सेसिव डिहाइड्रेशन किसी को हो जाता है, डायरिया हो जाता है, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है ना, या फॉर एग्जांपल ब्लड लॉस हो जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रामा, बहुत ज़्यादा ब्लड जो है ना क्या बॉडी से लॉस कर जाता है। तो इन सारी कंडीशन में क्या ECF का वॉल्यूम डाउन होगा, क्या होगा, लो होगा। तो जब ECF का वॉल्यूम लो होगा बॉडी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाएगी, ठीक है ना, ड्यू टू लो फ्लूइड वॉल्यूम, लो ब्लड वॉल्यूम। तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या लो होगा, ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, जब फॉल करेगा बंदा बेहोश होकर गिर जाएगा। तो इस चीज़ को बॉडी किस तरह सेंस करती है, यहाँ पे BP सेंसर्स लगे हैं किडनी में, ये जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपराटस के ऊपर, ठीक है ना। तो ये क्या जब ये सेंस करता है तो उसके रिस्पॉन्स में रेनिन सिक्रीट कर देता है, क्या रेनिन एक्ट्स एज ऑन एंजियोटेंसिनोजन टू प्रोड्यूस एंजियोटेंसिन 1। अब रेनिन जब सिक्रीट होगा तो ये एंजियोटेंसिनोजन को क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 में, जो कि ये अब इनएक्टिव फॉर्म में है और ये लीवर से सिक्रीट होता है। ये एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से सिक्रीट होता है, लीवर से, जो और इनएक्टिव फॉर्म में है। जब रेनिन आके इसके ऊपर एक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 इज देन कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2 विच स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ अल्डोस्टेरोन। ये जाके क्या करेगा, अल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करेगा। और अल्डोस्टेरोन क्या करेगा, अल्डोस्टेरोन जिस तरह कि मैंने बता दिया कि वो जाके सोडियम
का रिटेंशन काज करेगा, ठीक है ना, और पोटाशियम का क्या, और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करवाएगा। तो जब सोडियम का रिटेंशन काज करेगा, उस रिटेंशन से क्या होगा, उस रिटेंशन से ये होगा कि उसके साथ एसोसिएटेड फ्लूइड भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, उसके साथ रिटेन होगा, ठीक है ना, और साथ साथ क्या ADH सिक्रीट होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो कलेक्टिवली नेट इफेक्ट अब इस प्रोसेस का क्या होगा कि यूरिनेशन कम हो जाएगा, थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा ADH की रिलीज से, अल्डोस्टेरॉन की रिलीज से, इंडिविजुअल क्या वो मोर एंड मोर वाटर मांगेगा। तो इन दोनों इफेक्ट की वजह से ओवरऑल ब्लड के वॉल्यूम को दोबारा रिस्टोर किया जा सकेगा, ठीक है ना। तो इस तरह, इस वजह से इसको हम क्या इस दिस इज कॉल्ड रास सिस्टम, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये अल्डोस्टेरॉन है, देखें ना, सोडियम री एब्जॉर्प्शन किडनी के लेवल पे, रेनिन सिक्रीट होगा। रेनिन क्यों सिक्रीट होगा, इन रिस्पॉन्स टू लो फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है ना, इन रिस्पॉन्स टू फ्लूइड लॉस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना। वो आके एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर एक्ट करेगा, जो कि ऑलरेडी लीवर से सिक्रीट हो चुका है, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड अब जब स्टिमुलेट होंगे, जो कि वहाँ पे BP सेंसर जो लगे हैं, वो मिनरेलोकार्टिकाइड अल्डोस्टेरॉन के फॉर्म में रिलीज़ करेगा, ठीक है ना। अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, जाके किडनीज के ऊपर सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन काज करेगा, सोडियम को रिटेन करेगा, ठीक है ना। तो ये इस नेट इफेक्ट की वजह से ओवरऑल फ्लूइड का वॉल्यूम रिटेन होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगेन नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड्स, जिसको हम कहते हैं नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड्स यू नो कि ये क्या है, अगेन दे आर प्रोटीन्स इन नेचर, 2 या 3 अमाइनो एसिड या 10 अमाइनो एसिड या 15 अमाइनो एसिड मिलके एक फंक्शनल मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम पेप्टाइड्स कहते हैं। और नेट्रियम आप लोगों को पता है या नहीं, अगर है तो नेट्रियम किसको कहते हैं, सोडियम को कहते हैं, किसको कहते हैं, सोडियम को कहते हैं। तो नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड, दीज आर ANP एंड BNP आर रिलीज बाय कार्डियक मसल्स इन रिस्पॉन्स टू एबनॉर्मल स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट वॉल्स, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड हाई साल्ट इनटेक सिस्टम। अब ये नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड, नेट्रियोरेटिक का मतलब ये है कि ये सोडियम को क्या सीक्रेट करवाता है, नेट्रियोरेटिक। नेट्रियम सोडियम को कहते हैं, और यूरेटिक मीन कि यूरिन में इसकी एक्सक्रीशन को क्या स्टिमुलेट करते हैं, कौन, ANP एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड, एंड BNP बी टाइप नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड। एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड हार्ट के एट्रिया से सिक्रेट होता है, हार्ट के हमारे एट्रियम है ना और वेंट्रिकल से, तो एट्रिया से ये एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड सिक्रेट होते हैं और वेंट्रिकल से बी टाइप नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड सीक्रेट होते हैं। दे आर रिलीज बाय कार्डियक मसल सेल्स इन रिस्पॉन्स टू एबनॉर्मल स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट वॉल्व्स। अब ये ANP और BNP वाला या ये नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड्स वाला काम, ये क्या है, ये एंटागोनिस्ट है टू रास सिस्टम। वहाँ पे रास सिस्टम था। रास सिस्टम कब एक्टिवेट होता था, जब बॉडी हाइपोवॉल्यूमिक स्टेट में होती है, ठीक है ना, मतलब कि ब्लड प्रेशर जब डाउन हो जाता है ड्यू टू फ्लूइड लॉस, ठीक है ना। और ये नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड्स कब ये रिलीज़ हो जाते हैं, ये इन रिस्पॉन्स टू हाइपर वॉल्यूमिया, मतलब ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर कब बढ़ेगा, जब वॉल्यूम का ओवरलोड हो रहा हो बॉडी में वॉल्यूम, हाइपर वॉल्यूमिया के केस में ये, मतलब ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो उसको, अब जब हाई BP को भी हमारे बॉडी में मेंटेन करना होता है, होम्योस्टेसिस को चूँकि उसमें लाना होता है, तो उसके रिस्पॉन्स में ये नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड हमारी बॉडी रिलीज करती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट सिस्टम टू रास सिस्टम। इट रिड्यूस थर्स्ट, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, एंड दीज एक्ट एज पेराक्राइन हार्मोन्स, ठीक है ना, लोकल हार्मोन्स के तौर पे ये ANP और BNP एक्ट करते हैं। दे रिड्यूस थर्स्ट, ब्लॉक रिलीज ऑफ ADH। देखिए ना, थर्स्ट को किस तरह रिड्यूस करेगा, ADH की सिक्रीशन को ये स्टॉप करवाएगा, अल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन को ये स्टॉप करवाएगा, काजेस डायरेसिस एंड दस लोअर ब्लड प्रेशर एंड प्लाज्मा वॉल्यूम। जब ADH का सिक्रीशन स्टॉप होगा तो बंदा यूरिनेशन ज़्यादा करेगा, जब यूरिनेशन ज़्यादा करेगा जो तो उसके रिजल्ट में जो ओवर है वॉल्यूम है, हाइपर जो वॉल्यूम में अगर किसी भी रीज़न की वजह से हुआ है तो क्या ख़त्म हो जाएगा, एंड दस लोअर द ब्लड प्रेशर एंड प्लाज्मा वॉल्यूम। व्हेन द बॉडी लूजेस वाटर
प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन राइज, ठीक है ना, तो ये राइज कर जाता है। तो इसी तरह ओवरऑल क्या एक दोबारा बॉडी नॉर्मल पे आ जाती है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स आर डिफरेंट। यहाँ पे समरी ऑफ द फैक्टर्स दैट मेंटेन बॉडी वाटर बैलेंस, ये वैसे हम ANP BNP वाला सिस्टम डिस्कस अभी हमने किया है। ADH मैंने बता दिया, जिस तरह रास सिस्टम मैंने बता दिया। बहरहाल आप लोग जस्ट दो सिस्टम याद रख लो। एक रास सिस्टम है RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, और दूसरा क्या है नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड्स है, और इन दोनों का एक्शन क्या है अपोजिट है। रास सिस्टम कब एक्टिवेट होता है जब बॉडी में हाइपोवॉल्यूमिया हो, ठीक है ना, वॉल्यूम को कंजर्व करने के लिए, वॉल्यूम को दोबारा नॉर्मल स्टेटस तक लाने के लिए रास एक्टिवेट होगा, ठीक है ना। नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड कब एक्टिवेट होंगे जब हमारी बॉडी में हाइपर वॉल्यूमिया हम स्टेट में हमारी बॉडी हो, तो उसको मतलब हाई ब्लड प्रेशर की स्टेट में हो, तो उसको दोबारा नॉर्मलाइज करने के लिए क्या ये नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड्स एक्टिवेट होते हैं। और इन ANP और BNP के लेवल्स को हम यूजुअली एज ए मार्कर्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में, ठीक है ना। जब आजकल ये जो जितने भी ये एडवांस लैब्स है और एडवांस हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे इन एडिशन टू अदर कार्डियक पैनल्स, कार्डियक मार्कर्स, ये ANP और BNP भी कराया जाता है, सीरम से या प्लाज्मा से ये कराया जाता है। और इसके कराने का पर्पस ये होता है कि कहीं पे ये पेशेंट कहीं पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में तो नहीं गया, ठीक है ना, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कहीं इसको पेशेंट को जब MI हो जाता है या हार्ट फेलियर में चला जाता है, तो उस केस में हम एज ए मार्कर के तौर पे ये नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड्स ANP और BNP भी ब्लड में मेजर करते हैं। This was all about electrolyte balance and its regulation inside the body. Next acid base balance है इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स का डाइटरी इनटेक एंड बैलेंस है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो एसिड बेस बैलेंस होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेंड करूँगा। डाइटरी इनटेक एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जनरली द कंजम्पशन ऑफ ए वेल बैलेंस्ड डाइट सप्लाइज द बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स का इतना वाइटल रोल है जब हमारे बॉडी में, तो अब इनके लिए डाइटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, किन किन डाइट्स में ये हम लेंगे कि ये हमारी बॉडी में एक वेल बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हो। ह्यूमंस डू नॉट पोसेस द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साल्ट हंगर एंड द वाटर हंगर। अब नॉर्मली आप लोगों ने अगर ऑब्ज़र्व किया हो, हमें वाटर का हंगर तो फील होता है, थर्स्ट हमें फील होता है, लेकिन साल्ट के लिए हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है। हम ने कभी ये नहीं सोचा कि यार अब हमें भूख लगी है तो हम तो खाना खा लेते हैं, हमें प्यास लगी है तो पानी पी लेते हैं, लेकिन साल्ट के लिए ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है। और साल्ट्स का रोल आप लोगों ने देख लिया कि कितना वाइटल रोल है। थर्स्ट हाउएवर मे रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट इनटेक आल्सो। अब इस थर्स्ट के साथ जब हम थर्स्ट होता है, तो जब हम थर्स्ट के रिस्पांस में हम वाटर का इंटेक करेंगे, तो वाटर के साथ ऑटोमेटिकली ये एसोसिएट होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स एसोसिएट होते हैं सोडियम के फॉर्म में, क्लोराइड के फॉर्म में, अदर इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में OS, तो ऑटोमेटिकली क्या बैलेंस हो जाता है। इन हॉट क्लाइमेट्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूजुअली हायर, समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू सप्लीमेंट ड्रिंकिंग वाटर विद इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। हार्ड क्लाइमेट्स में जब आप लोग देखते हो कि किसी भी जगह पे आप जाते हो तो ड्रिंकिंग वाटर में क्या इलेक्ट्रोलाइट्स हम या नॉर्मली हम क्या डाल देते हैं, घरों में भी ड्रिंकिंग वाटर में हम सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, नमक डाल देते हैं, ठीक है ना। या अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वाटर लॉस के केस में है, डिहाइड्रेशन के केस में है, तो उसको रिंगर लैक्टेट का इंजेक्शन का सोल्यूशन लगा दिया जाता है, या सोडियम क्लोराइड का या सेलाइन का सोल्यूशन लगा दिया जाता है, मतलब प्लेन वाटर उनको इंजेक्ट नहीं किया जाता, उनके साथ हमेशा ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी पेशेंट्स को दिए जाते हैं। अब इस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के साथ एसोसिएटेड है दो कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन, इसको एक को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, दूसरे को हम ओवर हाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाटर डिप्लीशन इन द बॉडी, इट मे बी ड्यू टू इनसफिशिएंट इनटेक और एक्सेसिव वाटर लॉस और बोथ।
इनसफिशेंट इनटेक की वजह से, मतलब ड्यू टू कल्चरल रीज़न, ड्यू टू सोशल हैबिट्स, ड्यू टू लैक ऑफ दीज वाटर फॉर एग्जांपल, या फिर एक्सेसिव वाटर लॉस आर बोथ, ठीक है ना, या फिर एक्सेसिव वाटर लॉस है ड्यू टू फॉर एग्जांपल एक्सेसिव स्वेटिंग, ड्यू टू एक्सेसिव यूरिनेशन फॉर एग्जांपल, ड्यू टू फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ट्रॉमा, किसी भी वजह से एक्सेसिव लॉस हो रहा है बॉडी से। डिहाइड्रेशन इज जनरली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर एलान, ड्यू टू डिप्रिवेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये दो कंडीशन हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन में अकर एज ए रिजल्ट ऑफ डायरिया, वॉमिटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, फ्लूइड लॉस इन बर्न्स, या फिर बर्न्स, जब बर्न्स हो जाता है फॉर एग्जांपल सेकंड डिग्री का या थर्ड डिग्री का अगर बर्न्स हो जाते हैं तो उसके साथ भी वाटर बहुत ज़्यादा सीवियर लॉस होता है वाटर का। एड्रेनोकार्टिकल डिसफंक्शन, एड्रीनल कार्टिक्स, आप ये हमने देख लिया कि किस तरह ये मिनरेलोकार्टिकाइड्स है और ये ग्लूकोकार्टिकाइड्स है जो कि एड्रीनल कार्टिक्स से रिलीज़ होते हैं, वो किस तरह इन फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एड्रीनल कार्टिक्स अगर किसी सर्जरी की वजह से डैमेज हो जाता है, ट्रॉमा की वजह से डैमेज हो जाता है, ट्यूमर्स की वजह से डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से ये डिहाइड्रेशन हो। किडनी डिजीज़ फॉर एग्जांपल रीनल इनसफिशिएंसी, हमने देख लिया कि किडनी के ऊपर सेंसर्स लगे हैं, तो किडनी अगर ख़राब है तो फॉर एग्जांपल वो सेंसर ख़राब है। डिफिशिएंसी ऑफ दी ATH एंटी डायरेटिक हार्मोन, डायबिटीज़ इंसिपिडिस एक्सेट्रा। काजेज़ ऑफ डिहाइड्रेशन, काजेज़ तो हमने यहाँ पे ज़्यादा सारे बता दिए, यहाँ पे उन्होंने दोबारा डिहाइड्रेशन में आकर एज अ रिजल्ट ऑफ डायरिया, वॉमिटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, फ्लूइड लॉस इन बर्न्स, एड्रेनोकार्टिकल, ये सारे काजेज़ है। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ डिहाइड्रेशन, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। बहरहाल वो एक क्लिनिकल कंडीशन है। बायोकेमिकली हमें जस्ट ये पता करना है कि डिहाइड्रेशन किस वजह से है और इसमें इन्वॉल्व्स केमिकल्स क्या क्या है। करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिहाइड्रेशन, द वॉल्यूम ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और प्लाज्मा इज डिक्रीज्ड विद ए concomitant rise in electrolyte concentration and osmotic pressure, ठीक है ना। जब फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होगा तो सल्यूट्स तो है लेकिन फ्लूइड लॉस हो गया तो एज अ रिजल्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज होगी और उसके रिजल्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द इंट्रासेलुलर फ्लूइड दैट रिजल्ट इन श्रंकन सेल्स एंड डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन। सेल क्या होंगे, सेल लाइसिस काज करेगा, ठीक है ना। हाइपोटॉनिक, हाइपरटॉनिक और आइसोटॉनिक वाली कंडीशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आप हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट हाइपरटॉनिक है तो इसमें आप सेल, हमारे सेल्स होंगे तो क्या सेल श्रंक करेंगे क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्म से फ्लूइड क्या बाहर जाएगा ड्यू टू इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ECF। तो जब सेल से ये फ्लूइड बाहर जाएगा तो सेल क्या करेगा, श्रंक करेगा। जब सेल श्रंक करेगा तो उसके बहुत सारे फंक्शन कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल प्रोटीन ब्रेकडाउन वहाँ पे होगा। ADH secretion is increased which causes increased water retention in the body and consequently urine volume is very low। ओलिगोरिया हो जाता है इस तरह की पेशेंट्स को, या फिर एनोरिया भी हो जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड यूरिया कंसनट्रेशंस आर इंक्रीज्ड। Water depletion is often accompanied by a loss of electrolytes from the body, sodium, potassium, ये तो reason है basic। The principal clinical symptoms of severe dehydration include increased pulse rate, low blood pressure, sunken eyeballs, decreased skin turgor, lethargy, confusion and coma। ये फिर clinical इसके symptoms है कि एक patient अगर dehydration में है तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो ये बहुत सारे sign and symptoms हैं। उसके मुकाबले में दूसरा कंडीशन ओवर हाइड्रेशन है। ओवर हाइड्रेशन और वाटर इंटॉक्सिकेशन इज काज बाय एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ वाटर इन द बॉडी। ओवर हाइड्रेशन दो की एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, नहीं होता, यूजुअली डिहाइड्रेशन होता है। ओवर हाइड्रेशन बहरहाल किसी डिफरेंट रीजंस की वजह से ये भी हो सकता है। दिस में अकर ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ साल्ट फ्री फ्लूइड्स, रीनल फेलियर, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ADH एक्सेट्रा, ये कंडीशन हो सकती है। ओवर हाइड्रेशन इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर मेजर ट्रॉमा और ऑपरेशन, लंग इन्फेक्शन एक्सेट्रा, इसमें भी हो सकता है मेजर ट्रॉमा और ऑपरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो कि किडनीज़ के ऊपर जब ये सेंसर्स लगे होते हैं या फिर एड्रीनल कार्टिक्स है वहाँ पे मिनरेलोकार्टिकाइड और ग्लूकोकार्टिकाइड का रिलीज़ है, तो वो अगर डैमेज हो जाए एज अ रिज़ल्ट ऑफ ट्रॉमा और ऑफ सर्जरी तो फिर ये
सेंसेशन ये सेंस नहीं कर पा रहे होते तो ओवर हाइड्रेशन हो जाता है। वाटर इंटॉक्सिकेशन इज एसोसिएटेड विद डाइल्यूशन ऑफ द ECF एंड ICF विद देयर डिक्रीज इन ऑस्मोलिटी। अब ये उसका अपोजिट कंडीशन है, ऑस्मोलिटी इसमें क्या डिक्रीज हो जाती है। द क्लिनिकल सिम्टम इंक्लूड हेडेक, लेथर्जी एंड कन्वल्जन। द ट्रीटमेंट एडवोकेटेड स्टॉपेज ऑफ वाटर इनटेक एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पे इस फिगर में ये एक वाटर टैंक मॉडल है जो कि जिसमें तीनों कंडीशन बताई गई है कि नॉर्मल क्या कंडीशन हो है, डिहाइड्रेशन वाला और ओवर हाइड्रेशन वाला। तो डिहाइड्रेशन में कि यहाँ पे ये देखें ना सेल श्रंक हो गया है, और ओवर हाइड्रेशन में क्या सेल स्वेल करेगा, स्वेलिंग काज होगी। तो दोनों कंडीशन, चाहे सेल स्वेलिंग हो या सेल का श्रिंकेज हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेल डिस्ट्रॉय करेगा और सेलुलर फंक्शन क्या होगी, कंप्रोमाइज़ होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नेक्स्ट जो एसिड बेस बैलेंस है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट चैप्टर में बता दूंगा। थैंक यू सो मच।